जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सबको मेंटर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और पूरे जोश के साथ अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, हम लोग पिछले सेशन में अकार्बनिक रसायन के तत्वों के निष्कर्षण तथा पी ब्लॉक के तत्वों को क्वेश्चन, जो कि 2009 से 2025 तक के क्वेश्चन थे, उसको हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखे थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, जो कि 2009 से 2025 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें डी तथा एफ ब्लॉक का, तो पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। तो देखिए, अनुचुंबकीय का शर्त होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनुचुंबकीय का शर्त क्या होता है। अनुचुंबकीय को ही हम कहते हैं पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक का शर्त होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। उपस्थित होना चाहिए। अब ये तो शर्त हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कोबाल्ट 2+। कोबाल्ट 2+, तो कोबाल्ट ए ऑप्शन है। कोबाल्ट को अगर देखा जाए तो इसका परमाणु संख्या 27, शक्ति व कर मनफी को 27 नंबर, और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक है 4s2 3d7। अगर इसको हम कोबाल्ट प्लस प्लस कर दें, यानी 2+ है, तो ये हो जाएगा 4s2 3d, सॉरी 4s0 3d7। और यहाँ पर अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें एक भी नहीं है, और इसमें हम 7 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, जिसमें कि 5 कक्षक है। कक्षक कितने हैं? 5। तो हुंड के नियम से भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इसमें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देखें तो बल्कि इसमें 3 है। तो अगर 3 है तो ये अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय ही पूछा है कि कौन है। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है कि इसमें होना चाहिए कि अनुचुंबकीय नहीं है। निकेल का अगर इसी प्रकार से देखें, निकेल का अगर देखा जाए, निकेल निकेल का होता है 28। और निकेल प्लस प्लस का अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4s2 3d, सॉरी 4s0 3d8। निकेल प्लस प्लस का, तो अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 2 आएगा। आप उसी प्रकार से उसको फिलअप करके देखिएगा। 4s0 3d। सी ऑप्शन अगर देखा जाए, सी ऑप्शन है कॉपर प्लस प्लस। कॉपर प्लस प्लस, तो कॉपर कॉपर का होता है 29। का अगर देखें तो 4s1 3d10 होता है। और कॉपर प्लस प्लस का अगर देखा जाए, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s0 3d9 हो जाएगा। तो इसमें भी अगर हम इलेक्ट्रॉन भरें, 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 1 होगा। अब यहां पर लास्ट ऑप्शन है, एक लास्ट ऑप्शन जिंक प्लस प्लस। तो जिंक प्लस प्लस को अगर हम देखते हैं, जिंक प्लस प्लस
जेड एन जिंक का होता है 30 और जेड एन प्लस प्लस है। तो जेड एन प्लस प्लस का अगर देखा जाए तो 4s0 3d10, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0। तो सब में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बल्कि इसमें नहीं है, तो ये अनुचुंबकीय नहीं है। बल्कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए, अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए अनुचुंबकीय नहीं है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अनुचुंबकीय नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम लोग देखें 3 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 2 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 1 है, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0 है। तो अगर नहीं रहता तो उसका आंसर हो जाता जेड एन प्लस प्लस। आप कैसे एक एक हुआ है उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रथम कतार के संक्रमण तत्व का सबसे सामान्य ऑक्सीजन, सबसे सामान्य करा है। सबसे सामान्य का मतलब हो गया कि प्रथम जो कतार के शक, टी, व, कर, मन, फी, को, नी, कूजन, जो ये 10 तत्व हैं, वो सब कम से कम वो ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएं जरूर। तो सबसे सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होता है +2। स्कैंडियम भी +2 दर्शाता है, और जेड एन प्लस प्लस भी दर्शाता है, जिंक भी दर्शाता है +2। तो सभी वो तत्व +2 दर्शाते हैं, तो वो कहलाएगा सामान्य ऑक्सीकरण संख्या। सामान्य ऑक्सीकरण संख्या यानी सभी वो दर्शाएं। कोई भी ऐसा तत्व जैसे +3 अगर +4 लेते हैं तो है, जिंक +3 नहीं दर्शाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा +2। अगला जो प्रश्न है, संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, महत्तम यानी कि सबसे अधिक, सबसे अधिक, तो मैग्नीज जो दर्शाता है वो +7 दर्शाता है। आपको ध्यान होगा कि पूरे डी ब्लॉक में ऑस्मियम का सबसे अधिक होता है +8। अगला जो प्रश्न है कि संक्रमण तत्व में परिवर्तनशील संयोजकता के कारण, तो आप लोग को बताए थे ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत कि इसमें क्या होता है कि डी और एस, जैसे 3d 4s के इलेक्ट्रॉनों के बीच अपना स्थानांतरण होता है। तो जो उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 4s और 3d में भरे जा रहे हैं, तो उसी आधार पर यह है कि उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन दो भिन्न सब सेल में पाए जाते हैं। यानी अगर प्रथम कतार का है तो आप लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे, एक 3d में भर रहे थे, एक 4s में भर रहे थे, तो दो सबसेल d और s में ये रहता है। वही कारण है ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने का। अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन एक कथन संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व का, संक्रमण तत्व हम डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, तो लोहा है ही, क्रोमियम है, मैग्नीशियम जो है ये क्षारीय मृदा धातु है जो कि दूसरे वर्ग का तत्व है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम? आयनिक विभव क्या होता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ये आवर्त है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव, आयनन विभव का मान बढ़ता है, बढ़ता है। तो ये जो भी तत्व दिए हैं वो दूसरे आवर्त के दिए हैं। जैसे दूसरे आवर्त में कौन सा है? सोडियम, मैग्नीशियम, आ, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सभी। तो देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसमें पहला ऑप्शन एल्युमिनियम है, यहाँ पर फास्फोरस है, यहाँ पर सिलिकॉन है ये, और मैग्नीशियम। तो सबसे अधिक जो सबसे लास्ट में है फास्फोरस। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व में सबसे सामान्य ऑक्सीकरण संख्या। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा +2। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त करेंगे? तो आपको ये पी ब्लॉक के दौरान ही हम बताए थे कि नहीं करेंगे अगर कह रहा है, तो जो हाइड्रोजन से नीचे के तत्व, आपको ध्यान होगा लीक,
बा का नाम अगर एलन जानकर फेंक दी, कोबाल्ट निकल संगलेड, इसके बाद हाइड्रोजन था, उसके नीचे आता है कॉपर, आयोडीन, ये सभी तत्व आते हैं। तो जो हाइड्रोजन के नीचे हैं ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेंगे, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। हाइड्रोजन के ऊपर जो तत्व हैं, सोडियम ऊपर ही है, लिक बा का ना, एल्युमिनियम भी इसी के नीचे, आयरन भी इसी में आ जाता है। तो आयरन एक नीचे भी आता है, तो फेरी का ऊपर होता है फेरस, तो नहीं मुक्त करने वाला कॉपर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मिहिर में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि पारा जो होता है साधारण तापक्रम पर भी द्रव अवस्था में होता है। अगला जो है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व, बहुत इजी प्रश्न, डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्वाचीन यानी मॉडर्न, ये अर्वाचीन जो शब्द है आधुनिक आवर्त सारणी को कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिए थे हेनरी मोसले दिए थे, और इसमें कोई मोसले ऑप्शन नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज धातु यानी क्षारीय मृदा धातु, ये क्षारीय मृदा धातु कह रहा है। तो मृदा धातु कौन से होते हैं? जो दूसरे वर्ग के तत्व, दूसरे वर्ग के तत्व, तो दूसरे वर्ग के तत्व, इसमें कोई भी ऑप्शन दूसरे वर्ग के तत्व के रूप में नहीं है। तो ये जिस साल ये क्वेश्चन पूछा है 2015 में, वो क्वेश्चन ही गलत था। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। आपको दूसरे वर्ग के तत्व कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रांसियम, बैरियम और रेडियम। अगर इनमें से कोई तत्व रहता तो क्षारीय भूमिज धातु रहता। अगला जो प्रश्न है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या, तो सोना धातु देखिए अगर मुक्त अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है तो 0 होगा। अगर ये क्लोरीन के साथ जुड़ा है जैसे AuCl है, तब ये, जैसे अगर इसको हम X मान लें, ये हो जाएगा धात -1 बराबर 0, तो X बराबर +1 हो जाएगा। और ऑराइड्स अगर रहे जैसे CsAu, तो इस अवस्था में इसका होता है +1, आप +x बराबर 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनमें से सभी 0 मुक्त अवस्था में AuCl हो तो +1 और ये -1 भी। अगला जो प्रश्न है, सीने बार, तो सीने बार कहा जाता है HgS को। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल नुमा, डबल डंबल नुमा इस रूप में आपका डबल डंबल नुमा हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ यानी कि उसको पानी के द्वारा बुझा दिया गया है, तब उसका सूत्र हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। हालांकि ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। अगर ये कहता बिना बुझा चूना यानी कि उसमें से जल को हटा दिया गया है, तो वैसी स्थिति में बिना बुझा चूना का सूत्र होता है CaO। तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना, पानी के द्वारा उसे बुझाया गया है, तो पानी, ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि बुझा हुआ चूना है तो उसमें पानी है, तो OH का होल ट्वाइस। अगला जो प्रश्न है, बाह्यतम विन्यास, देखिए बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2, तो आयरन का ये होता है। जैसे 26 है तो 26 है तो लास्ट हो जाएगा 4s2 3d6। इसमें आयरन कोई ऑप्शन नहीं है, तो या तो ये जो दिया हुआ है वो गलत है, या तो इसमें ऑप्शन गलत है। अगला जो प्रश्न है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो संक्रमण तत्व का तो ऐसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे N-1d पहले लिखा हुआ है, तो उस दृष्टिकोण से लिखें तो N-1d 1 से 10 और NS 0 और 1 होता है। लेकिन ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 0 1 2, 0 0 नहीं होता, 0 1 2, तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ऐसे 0 नहीं होता है, लेकिन जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है 1 या 2 होता है, लेकिन 0 1 2 जब एक ऑप्शन में दिया है तो उस स्थिति में इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संक्रमण धातु आप जिसका चुंबकीय आघूर्ण, ये चुंबकीय आघूर्ण है, अधिकतम होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण किसका अधिकतम होता है? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए 3d5 है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 5 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 2 है। इसमें देखा जाए अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन को भरें, 7, 1 2 3 4 5 7 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से अगर भरते हैं, तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल 3 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 3। 3d9 में देखा जाए तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन अगर भर दें तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसका सबसे अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण भी सबसे अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3d5। अगला जो प्रश्न है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? तो देखिए जैसे 14वें वर्ग के तत्व कहे शिव जी सुनो पार्वती, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो ऊपर वाला जो तत्व है ये अपना अधिकतम संयोजकता 4 दर्शाता है, क्योंकि इसमें इस उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन भी भाग ले लेते हैं बंध बनाने में। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, उदासीन जोड़ी प्रभाव के कारण, उदासीन जोड़ी प्रभाव के कारण इस उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन जब भाग नहीं लेंगे तो 4 ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शा पाता है और केवल 2, क्योंकि ये 14वें वर्ग का तत्व है तो निश्चित है कि 4p2 ही तक रह जाता है। 4p2 तक नहीं, जैसे जिस आवर्त का हो तो p2 तक रहता है। तो ये अपना ऑक्सीकरण संख्या, जैसे p में 3 कक्षक होते हैं तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी है, जैसे कार्बन ही है, कार्बन का परमाणु संख्या 4 होता है तो 1s2 2s2 2p2। तो ये तो देखा जाए तो जोड़े में है। अब पी में अगर देखा जाए तो 1 1 2, तो 2 ही दर्शाना चाहिए, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन तीसरे में चला जाता है। तो अगर इसमें चला जाए तो देखेंगे अब कि 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 4 हो गए, और ये 4 ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाता है, दूरी बढ़ जाता है, बीच में गैपिंग रहता है, मतलब बीच के अलग अलग कक्ष के उपकक्ष के कक्षक भाग ले लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। तो सिर्फ ये 2 ही इसका अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या ये दर्शा पाता है। तो लेड का जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +2 सबसे अस्थाई होता है, क्योंकि लेड सबसे नीचे है। तो सही आंसर लेड हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Ki डालने पर, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 अब +Ki करें तो ये होता है K2SO4 +I2 अब +Cu2I2। अगर संतुलित अगर करें तो संतुलित के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 4 से, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सही इसका आंसर हो जाएगा Cu2I2। अगला जो प्रश्न है, कौन से धातु का नाइट्रेट उष्णीय विघटन? तो देखिए जो क्षारीय धातु होते हैं, क्षारीय क्षारीय धातु प्रथम वर्ग के, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के नाइट्रेट जो होते हैं केवल ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं जो कि रंगहीन होता है। बाकी के जो ये हैं, ये साथ में क्षारीय धातु अगर देखा जाए तो इसमें सोडियम है तो ये रंगहीन गैस O2 मुक्त करता है। अब बाकी के जो हैं ये भूरा रंग का NO2 भी मुक्त करते हैं और O2 भी मुक्त करते हैं। तो NO2 का कलर भूरा होता है। तो ये सब तो रंगीन मुक्त किए, लेकिन ये पूछ रहा है रंगहीन मुक्त करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा Na NO3।
क्षारीय धातु ही केवल रंगहीन मुक्त करते हैं, क्षारीय धातु के नाइट्रेट। अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन लौह चुंबकीय, तो लौह चुंबकीय होता है Fe3O4। ये आप ठोस अवस्था में ये लौह चुंबकीय के एग्जाम्पल के रूप में लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम संक्रमण तत्व में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना, तो प्रथम होता है उसमें मैग्नीज, जो कि +7 दर्शाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्व 4F श्रेणी, 4F श्रेणी जो होता है हम लेंथेनाइड को कहते हैं, लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड आपका ऑप्शन है ए। अगला जो प्रश्न है, फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, क्योंकि इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये फोटोग्राफिक प्लेट 2Ag+Br2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम दर्शाता है, तो न्यूनतम दर्शाने वाला अगर देखा जाए MnSO4, MnSO4। तो मैग्नीज को हम मान लिए X, और सल्फेट आयन है तो सल्फेट आयन -2 दर्शाता है, क्योंकि SO4 आपको ध्यान होगा H2SO4 में भी तो डबल माइनस चार्ज के साथ में ये रहता है बराबर 0। तो X-2 बराबर 0, तो X बराबर +2। तो सही आंसर हो जाएगा MnSO4। इसमें अगर देखा जाए तो ये 4 मैग्नीज यहाँ पर -2 ये +4 दर्शाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो 4 दूना 8/3 दर्शाएगा। तो 8/3 अगर करें तो भी +2 से अधिक होगा। इसमें जो है 7 दूना 14/2, तो ये +7 दर्शाएगा। ये 8/3 के रूप में हो जाएगा। तो इस रूप में इसका सही आंसर हो जाएगा MnSO4। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा एक्टेनाइड नहीं है, तो इसमें जो टर्बियम है ये एक्टेनाइड नहीं है, बाकी के सब जो हैं एक्टेनाइड। ये तो थ्योरेटिकल प्रश्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई अलग इसका ट्रिक नहीं है। टर्बियम जो है एक्टेनाइड नहीं है। अगला जो प्रश्न है, विभिन्न में संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय का मतलब हो गया जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, और से अयुग्मित, ध्यान रखिएगा। Ag+ में अगर देखा जाए तो इसका 47 परमाणु संख्या होता है और इसमें भी D10 होता है। कॉपर में देखा जाए तो कॉपर 2+ में D9 होगा, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ये Zn++ कह रहा है तो इसमें भी D10 है, D10 रहेगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगा। और Au+ में भी D10 होगा, क्योंकि कॉपर, चांदी, सोना, ऊपर इसमें अगर देखा जाए तो 4s अगर +2 दिया है तो 4s0 3d9, तीनों एक ही वर्ग का सदस्य है, इसलिए एक ही जैसा अपना व्यवहार रखेगा। इस पर एक प्लस चार्ज है तो 4s0 3d10 रहेगा। इस पर भी एक प्लस चार्ज है तो ये 5s0 और 4d10 होगा। तो जिसमें 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगा, जबकि कॉपर में डबल प्लस चार्ज दिया है तो ये आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे मुद्रा धातु, जिससे सिक्का बनाया जाए, जो धातु का उपयोग सिक्का बनाने में करते हैं, क्वाइन बनाने में, तो उसमें तांबा, चांदी, सोना, जो पूर्व के समय है उसमें तांबे के भी सिक्का होते थे, चांदी का भी सिक्का और सोने का भी, गोल्ड का भी सिक्का बनाया जाता था। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का अगर देखा जाए तो कोड होता है स, टी, व, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन। तो इसमें देख दिया हुआ है निकेल, तो सही आंसर हो जाएगा निकेल। अगला जो प्रश्न है, कॉपर +29 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, तो आप कॉपर का अगर देखा जाए तो 4s1 3d
10 होता है और कॉपर प्लस प्लस कहा है, तो क्या हो जाएगा 4s0 3d9, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है 4s से, तो ऐसा ऑप्शन है 3d9। अगला जो प्रश्न है, इनमें से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? तो मैग्नीशियम में डी उपकक्ष है ही नहीं, टाइटेनियम का शक टी व, तो इसका 22 होता है ना, 22 है, तो 4s2 3d2। ये टाइटेनियम 3+ दिया है, तो जब 3+ दे दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो 4s0 3d1, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। वेनेडियम शक टी वह में अगर देखा जाए तो इसका परमाणु संख्या 23 है, तो 23 है, तो 4s2 3d3, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3+ दिया हुआ है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s0 3d2, दो यहाँ से एक यहाँ से है, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया। Fe3+ है, तो Fe3 का अगर देखा जाए तो इसका तो होता है 26, 26 के लिए अगर किया जाए तो 4s2 3d6 है, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s0 3d5, यानी कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, सब में एक एक हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो जब हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भर दिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे 5 हो जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, तो क्रोमियम अपना अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 दर्शाता है, जैसे अगर देखा जाए K2Cr2O7, तो इसका हम अगर +1 × 2 रखें, इसका रखें x × 2, इसका -2 × 7 = 0, तो 1 + 2x - 14 = 0, तो नहीं, ये 2 हो जाएगा, तो 2x - 12 = 0, तो 2x = 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/2 = 6। अगला जो हमारा प्रश्न है, कॉपर प्लस प्लस, तो इसमें युग्मित कॉपर का अगर देखा जाए तो 29 होता है, लास्ट 4s1 3d10, लेकिन ये कह रहा है कॉपर प्लस प्लस का, तो ये हो जाएगा 4s0 3d9, इसमें कोई नहीं है, और डी में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 9 इलेक्ट्रॉन बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 1। आप जूम करके, अगर दिखने में दिक्कत होगा तो इसको जूम करके देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, ल्यूटीशियम, आपको ध्यान होगा ऐसा मैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड के लिए एक बनाया था ऑफलाइन क्लास में, ये लैंथेनाइड है, ये एक्टेनाइड है, तो यहाँ पे परमाणु संख्या जो मैं लिख रहा था, जो लैंथेनाइड है वो 58 से 71 तक के तत्व तत्व यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे थे Lu, इसमें होता है 90 से 103 तक, तो ये तत्व था लर, तो हम नाम लिए थे लू लर, आपको क्लास में ध्यान होगा कि आपको याद रखने के लिए लू लर, तो लू जो है ल्यूटेनियम है, यहाँ पे लिखा हुआ है ल्यूटीशियम, ल्यूटेनियम जो होता है उसका परमाणु संख्या 71 है, तो ये किसके अंतर्गत है, एक लैंथेनाइड के अंतर्गत है, लैंथेनाइड। लारेंसियम जो अगर रहता तो एक एक्टेनाइड हो जाता, इससे आप ध्यान रखिएगा, ल्यूटेनियम और लारेंसियम हम कहे थे। अगला जो प्रश्न है, 3D श्रेणी के किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, तो 3D में अगर देखा जाए तो 21 से 30 तक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जिंक को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 3D संक्रमण श्रेणी में, यानी कि 3D जो शक टी व कर हम
कर रहे हैं तो लास्ट इसका जिंक होता है। ये नहीं पूछ रहा है कि संक्रमण तत्व नहीं है, चाहे है, वो संक्रमण तत्व पे फोकस नहीं किया है, वो फोकस किया है कि 3D श्रेणी में कौन शामिल है, कहाँ से कहाँ तक। तो 21 जो होता है आपका स्कैंडियम का, लास्ट जिंक का होता है 30, तो इसी श्रेणी के अंतर्गत ये शामिल है। आपको उसको जिंक को हटा कर नहीं करना है, क्योंकि ये श्रेणी का बात लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 से 30 तक। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय देखिए पूछा है, तो प्रतिचुंबकीय इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0 होना चाहिए। तो क्रोमियम का अगर देखा जाए तो 24 होता है, क्रोमियम का परमाणु संख्या अगर देखा जाए तो 24 है, यानी 4s1 3d5। क्रोमियम प्लस प्लस का है, इसमें से हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s0 3d4। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। वैनेडियम शक्ति व वैनेडियम का होता है 23, तो 4s2 3d3 होता है, लेकिन इस पर कितना 2 प्लस चार्ज है, तो ये हो जाएगा 4s0 3d3। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। स्कैंडियम का 3 दिया है, तो स्कैंडियम का होता है 21, और 4s4s2 3d1, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4s0 3d0। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो प्रतिचुंबकीय आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला जो प्रश्न है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर का हम लोग कई बार लिख चुके हैं। तो कॉपर जो होता है इसका 29 होता है, और जो लास्ट वाला है 4s1 3d10। अपवाद स्वरूप है, यह बाउ के नियम का पालन से, चूंकि पूर्ण पूरित उपकक्ष अधिक अस्थायी होते हैं, तो ये पूर्ण पूरित कक्ष अपना बनाना चाहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, लैंथेनाइट तत्वों की सामान्य, इसमें देखिए ऑप्शन में तो ऐसा 1 से 14 होना चाहिए, लेकिन 0 दिया है इसलिए कि लैंथेनम जो है तो डी ब्लॉक का, लेकिन उसका गुण जो होता है लैंथेनम का, वो एफ ब्लॉक के तत्व से मिलता है, और उसमें एफ में इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 से 14 दिया है। एन माइनस नहीं, ये वाला देखिए 0 1 होता है। वास्तव में जो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-2 एफ 1 से 14, फिर होता है n-1d 0 से 1, और ns2। तो ऐसा तो इसमें एक वाला एक ये ऑप्शन दिया है, लेकिन ये पूछ रहा है ना कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र पूछ रहा है, तो इसमें आंतरिक कक्ष वाला को हम नहीं लेते हैं, जो बाहर के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसको लेते हैं। एस और पी तो सब में वो भरा होता है, तो हम इसमें जो ये वाला ऑप्शन है 0, इसको हम लोग करेंगे। 0 क्यों मान सकते हैं, क्योंकि 0 इसलिए कि इसके साथ में लैंथेनम को भी रखा जाता है। लैंथेनम जो लैंथेनाइट, इसी से शुरुआत होता है, हालांकि इसका परमाणु संख्या 57 है, 57। तो 57 होने के कारण एफ में इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता है, लेकिन इसका गुण सब कुछ एफ ब्लॉक के तत्व से मिलता है, इसलिए इसको हम सी ऑप्शन होता है। चूंकि ऑप्शन के अनुसार देखना है और सबसे सटीक देखना है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। लैंथेनम जो होता है इसमें 0 दर्शा देता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से रंगीन हो सकता है, तो रंगीन वो होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। Ag2+ किया तो Ag प्लस, उसमें भी CuF2, CuF2 में Cu++ हो गया, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 1 हो जाएगा। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अ, रंगीन आयन बनाता है। अगला जो प्रश्न है, चलिए यहाँ तक आपका जो लास्ट जो प्रश्न था, सही आंसर इसका CuF2 था। Ag2SO4 दिया है, यानी कि Ag पर 1 प्लस चार्ज है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा भी नहीं,
ये हो जाएगा आपका 5s0 4d 10 रहेगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। कॉपर में अगर देखा जाए तो CuF2 का मतलब हो गया Cu++, क्योंकि CuF2 को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि CuF2 जब वियोजित होता है तो Cu++ और 2F-, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अगर देखें तो 4s0 3d9। इसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अगर हम भरें तो लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा CuF2। तो बच्चों ये थे 41 प्रश्न आपके डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसको एक बार, चूंकि अब एग्जाम नज़दीक है, तो इसको अच्छे से देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।